हेलो लर्नर्स, मैं नवनीत सिंह चाहर स्वागत करता हूं आपका भाग्योदय एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग आगे के 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके हीट ट्रांसफर टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। The temperature inside furnace is generally measured by A. Mercury thermometer, B. Alcohol thermometer, C. Gas thermometer और D. Optical thermometer। तो हमें किसका टेम्परेचर पूछा है? हमें टेम्परेचर पूछा है कि आपके फर्नेस के अंदर का। ठीक है, तो फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बहुत हाई होता है, इसीलिए हम चाहेंगे कि बिना किसी अटैचमेंट के अगर हम मेजर कर लें तो अच्छा होगा। और बिना किसी अटैचमेंट के हम मेजर कर सकते हैं बाय रेडिएशन। तो वो कौन सा यूज़ करता है? आपका पायरोमीटर। तो ऑप्शन क्या है? डी, ऑप्टिकल पायरोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन ए. इंसुलेटेड पाइप्स कैरिंग हॉट वाटर, बी. रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल्स, सी. मेल्टिंग ऑफ आइस और डी. बॉयलर फर्नेसेस। तो यहाँ पे हमें ऐसा पूछा गया है कि मेनली कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों किस में हो रहे होंगे। तो जो दो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं वो है एक आपका बॉयलर फर्नेस और आपका ऑप्शन है इंसुलेटेड पाइप्स कैरिंग हॉट वाटर। अगर हम लोग फर्नेसेस की बात करें तो फर्नेसेस में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो हमारा रेडिएशन होता है वो आपका टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा रेडिएशन उतना ही प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा कंडक्शन और कन्वेक्शन को। तो बॉयलर फर्नेसेस में आपका मेनली हीट ट्रांसफर पहले रेडिएशन से होता है, उसके बाद जाके आपका सुपर हीटर वगैरह में जाते हैं तो कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन नहीं होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं कि आपके जो ग्रेट है उसमें फायर से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है आपके पाइप्स वगैरह को, हम ये नहीं कंसीडर कर रहे कि पाइप वॉल से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका मेन कौन सा होगा? यहाँ पे रेडिएशन होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए को, इंसुलेटेड पाइप्स कैरिंग हॉट वाटर। अब यहाँ पे जो इंसुलेटेड पाइप्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? सिर्फ कंडक्शन होगा। ठीक है, सॉलिड है। तो उसके बाद जब कंडक्शन होकर इंसुलेशन के बाहर पहुंचेगा वहां से आपका कन्वेक्शन और रेडिएशन होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। अगर मान लेते टेम्परेचर लो होता तो रेडिएशन इतना पिक्चर में नहीं आता, आपका सिर्फ कन्वेक्शन और कंडक्शन होता। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हाई है इसीलिए आपका रेडिएशन भी पिक्चर में आएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंसुलेटेड पाइप्स कैरी हॉट वाटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस एंड डी -4 डिग्री सेल्सियस। अभी तक ये सबने लगभग बता ही चुके होंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 14, which non-metallic body is expected to have highest value of emissivity? A. Iron oxide, B. Carbon, C. Ice और D. Paper। हमें यहाँ पे क्या पूछा है? एक नॉन मेटेलिक बॉडीज हमें ये सब दे दी गई हैं जिसकी हाईएस्ट एमिसिविटी है वो हमें चुननी है। ठीक है, हाईएस्ट एमिसिविटी वाली बॉडी। अब हमें किरचॉफ लॉ से पता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी उसके एमिसिविटी के बराबर होगी। कब? अगर वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है अपनी सराउंडिंग के तब। तो ये कब वैलिड है? आपका किरचॉफ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर किसी बॉडी की मैं बोलता हूँ आपकी एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि एमिसिविटी भी उसकी हाई होगी। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इन सब में से आपकी एब्जॉर्प्टिविटी हाई है सबसे ज़्यादा आइस की। अब ये आइस क्यों है हाई? क्योंकि ये आइस आपकी लगभग एक ब्लैक बॉडी हम लोग बोल सकते हैं। अब ब्लैक बॉडी, अब बोलेंगे कि ब्लैक बॉडी तो ब्लैक होनी चाहिए थी कलर में, पर आइस तो वाइट है। तो वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो विजिबल रेंज है, ठीक है, विजिबल रेंज जो है वेवलेंथ की वो है आपकी 0.4 टू 0.76 माइक्रॉन्स। ये बहुत ही कम रेंज है किसके? आपकी थर्मल रेडिएशन के। थर्मल रेडिएशन की अगर हम लोग बात करें तो वो आती है आपकी 0.1 टू 100 माइक्रॉन्स। ये रेंज आपकी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ विजिबल रेंज। अगर आप हायर तरफ जाएंगे इंफ्रारेड रीजन की तरफ तो आपका जो आइस है, स्नो है, ये ज़्यादातर आपकी सारी की सारी रेज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी माने जाते हैं। तो आइस इज़ दी
करेक्ट आंसर। उसके ब्लैक बॉडी है तो एब्जॉर्प्टिविटी हाई होगी, एब्जॉर्प्टिविटी हाई है तो एमिसिविटी हाई होगी। चलते हैं 15th पे। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन पाइप्स एट क्रिटिकल रेडियस इज ए इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड मैक्सिमम, बी इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड मिनिमम, सी ग्रेटर देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड डी लेस देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो अब हमें कहाँ पे पूछा है, क्रिटिकल रेडियस पे पूछा है, और ये बोला है कि कंडक्शन से जितना हीट ट्रांसफर रेट हो रहा होगा वो कितना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई एनर्जी स्टोरेज तो होती नहीं हमारे पाइप्स में, तो इसीलिए जितना कंडक्शन से हो रहा होगा उतना ही कन्वेक्शन में होगा। और क्रिटिकल रेडियस की अगर हम बात करें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह था, ये हीट ट्रांसफर रेट है, ये आपका रेडियस है, और कुछ आपका ग्राफ इस तरह जाता है। यहाँ पे आपके RC है मतलब क्रिटिकल रेडियस, और यहाँ पे Q मैक्सिमम है। तो क्रिटिकल रेडियस पे आपका कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में हीट ट्रांसफर रेट तो बराबर होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा। सो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ओवर द सरफेस ऑफ अ पिन फिन डिक्रीजेस, देन ए इट्स इफेक्टिवनेस विल डिक्रीज, बी इट्स इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज, सी इट्स इफेक्टिवनेस विल रिमेन अनचेंज्ड, और डी इट्स इफेक्टिवनेस विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। अब यहाँ पे हमें इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया है, और क्या पूछा है कि आपका हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग पिन फिन की बात करें तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इनफाइनाइट लेंथ देखें √Kp/HA। अब इससे हमें पता चलता है कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √H। √H अगर आपका डिक्रीज होगा, ऑब्वियस ही बात है इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ स्फीयर इज इक्वल टू A 2kH, B H/2k, C 2k/H, और D √2kH। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल रेडियस पूछा है, लेकिन किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का जो क्रिटिकल रेडियस होता है वो होता है आपका 2k/H। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। In a cylinder under steady state conditions with uniform heat generation, the temperature gradient at half the radius location will be A 1/2 of that at surface, B 1/4 of that at surface, C twice that at surface, D 4 times that at surface। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीट जनरेशन की बात हो रही है, इसकी अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू -Q.G R²/4K प्लस C1 ln R प्लस C2। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस देखें तो C1 की वैल्यू होती है आपकी 0, और अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dt/dr इज इक्वल टू -Q.G R/2K। यहाँ पे स्मॉल r है, R/2K। ठीक है, C1 ऑलरेडी 0 है इसीलिए हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे। अब हमें क्या चाहिए कि आपके हाफ रेडियस लोकेशन पे पूछी है, ठीक है, और सरफेस के बारे में वो कंपेयर कर रहा है हर ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग सरफेस पे निकाल लेते हैं। सरफेस पे आपका रेडियस कितना होगा, पूरा का पूरा पाइप का रेडियस, तो हम लिख लेते हैं R इज इक्वल टू -Q.G R/2K। अब हम हाफ रेडियस पे आते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2। कितना हो गया ये आपका ऑप्शन, QG R/4K। तो देख सकते हैं ये कुछ नहीं है, हाफ वैल्यू है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/2 ऑफ दैट एट सरफेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फॉर द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ अ थर्मोकपल, ए इट्स वायर डायमीटर शुड बी लार्ज, बी द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुड बी हायर, सी स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई, और डी डेंसिटी शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। तो अगर इसको देखें हम लोग थर्मोकपल की इक्वेशन, किस में आएगा ये चैप्टर, आपके अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से सवाल पूछा गया है। तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन में अगर हम इक्वेशन देखें तो ये थी आपकी Ti - T∞ इज इक्वल टू e⁻⁻ HA/τ/ρVCp। अब हम चाहते हैं कि ये टर्म जो है आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म, ये क्या हो, जितना जल्दी हो सके 0 पे पहुंचे। इससे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर मेजर है वो आपका T∞ के बराबर हो जाएगा, मतलब कि जिस भी फ्लूइड का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उस तक फटाफट पहुंच जाएगा।
अब ये जीरो कब पहुंच सकता है एक्सपोनेंशियल टर्म, जब आपकी ये जो माइनस के साथ लगी है साइन, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो, ठीक है, क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो। अब ये इसको हम लोग लार्ज करें तो कैसे कर सकते हैं, हम इसी टर्म को देखते हैं, एच ए अपॉन रो वी सी पी। सबसे पहला है कि वायर डायामीटर शुड बी लार्ज। अब यहाँ पे एरिया भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, इसका स्क्वायर है मीटर और इसका क्यूब है, सो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आएगा डायमीटर। अगर आप लोग डायमीटर बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब कि आपकी कम हो रही है वैल्यू, वो तो बिल्कुल नहीं है। देखते हैं सी ऑप्शन, स्पेसिफिक हीट को लार्ज करना है, स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा टर्म, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि नॉट बी वेरी स्मॉल, मतलब हाई डेंसिटी है, तो हाई अगर डेंसिटी है अगेन तो भी हमारा ये टर्म क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुड बी हायर। जितना ज़्यादा एच होगा उतनी ही जल्दी हमारा ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो जीरो पे पहुंचेगा। सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। दूसरा, अगर आपको मान लेते हैं कि ये नहीं पता कि भाई जीरो पे जल्दी पहुंचना चाहिए ताकि आपका टेम्परेचर आपके जो भी मेजर कर रहे हो उसके बराबर फटाफट पहुंच जाए, तो ये देख सकते हैं कि इसमें एच ए अपॉन रो वी सी पी में सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जो अलग आ रहा है, बाकी तीनों टर्म सेम इफेक्ट दे रहे हैं। तो उससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आंसर जो होगा इसका वो होगा एच के रिलेशन में ही। क्लियर है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी नहीं है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ नसल्ट नंबर इज 390, रेनॉल्ड्स नंबर इज 39 एंड प्रेंडल नंबर इज 20, then Stanton number will be A 780, B 200, C 2 and D 0.5। तो हमें पता है कि स्टैंटन नंबर जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H अपॉन रो वी सी पी। इसको और क्या लिख सकते हैं आप लोग, नसल्ट नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स इंटू प्रेंडल। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, फटाफट आंसर आएगा। करते हैं, नसल्ट नंबर है आपका 390, रेनॉल्ड्स नंबर है 39, प्रेंडल नंबर है 20, तो आगे आपका कितना 1/2 दैट इज 0.5। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आज के आपके 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम वापस से आएंगे और 10 क्वेश्चन लेके।